हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और सीटेट की प्रिपरेशन की वीडियो है। यहाँ पे काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, इसमें दिक्कत हो रही थी कि जो 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैं 2023 के पेपर की बात करूँगा। और वैसे भी जो ऑनलाइन एग्जाम्स आपके हुए हैं सीटेट की, इस बार तो ऑफलाइन पेन और पेपर से होगा। ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आए थे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन का भी डिस्कस करूँगा। आज मैं यहाँ पे साइंस की जो भी आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और 15 नंबर के जो आते हैं आपके थ्योरी आती है और साथ ही साथ 15 पेडागॉजी आती है, तो दोनों में यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पे जल्दी से डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि वाई इज सेलुलोज रिच। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पे दोनों में करवाऊंगा। ठीक है, वाई इज सेलुलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब इसको चलिए हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसका क्या ट्रांसलेशन है। देखिए, मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है। ठीक है, देखिए सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज समृद्ध भोजन जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, उनको सबसे पहले समझने की बात यह है कि सेलुलोज किसमें पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको बताता भी चलूंगा। सेलुलोज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो घास वाली एक तरीके से जो हरी पत्तियां होती हैं जिसमें कि रूट्स पाए जाते हैं, वो वाली सब्जियां, या फिर जैसे कुछ फल भी होते हैं जैसे कि आपके सेब हो गया जिसमें छिलके होते हैं ना, कुछ ऐसी सब्जियां या कुछ ऐसे खाने आप लोग कह सकते हैं, ऐसा भोजन जो कि हमारा शरीर एक तरीके से कहें पाचन क्रिया पचा नहीं पाती है ना। एंजाइम्स हमारे जो लिवर है, एंजाइम्स नहीं पाए जाते शरीर में। सेलुलोज भोजन को अगर प्रश्न आ जाए, सेलुलोज जो भोजन होते हैं उनको पचाने के लिए एंजाइम्स शरीर में मौजूद नहीं होते हैं, तो इनको पचा नहीं पाती है, तो वो एज इट इज चीज़ें जैसे हम खाते हैं वैसे निकल जाती है। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ के बराबर कर देते। ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट तो जाते हैं जो खाने जैसे होते हैं, लेकिन उनको पचा नहीं पाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक तरीके से एंजाइम नहीं पाया जाता, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने। और ऑप्शंस क्या है, सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है या फिर सेलुलोज को पचाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया पचा नहीं पाता है, तो ऑप्शन नंबर तो गलती हो गया। ठीक है, फिर मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, बात एकदम सही है, मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, यही आप करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। टू मेटल बाल्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम वॉल्यूम एंड विद ग्रेटर डेंसिटी। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। दो सर्वसम गिलासों ए और बी समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु को दो गेंदे। ठीक है, एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल का जो घनत्व है उससे ज़्यादा घनत्व है दो बॉल की। ठीक है, दो बॉल की एक्स एंड वाई की यहाँ पे बात किया जा रहा है, जिसको कि एक तरीके से कहा जाए गिलास है, दो गिलास है, इसमें एक्स को इसमें वाई को डाला गया, लेकिन जो पानी है उससे ज़्यादा डेंसिटी है। तो अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ग्रेविटेशन की तरफ खिंचता है, मीन्स की नीचे चली जाएगी। तो बॉल से यहाँ भी बैठ गई, मतलब बॉल एक्स बैठ गई, बॉल वाई बैठ गई। अभी फर्क नहीं पड़ता है कि द्रव्यमान किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्स का द्रव्यमान वाई से 3 गुना है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है। द्रव्यमान से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कहा जाए घनत्व ज़्यादा है, तो पानी हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों गिलासों में से किस जल का स्तर अधिक होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोनों में जो स्तर है जल का ना, वो यहाँ पे एकदम बराबर होगा, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। ठीक है, मतलब जल का स्तर ए तथा बी दोनों में एक समान होगा, आप लोग समझ गए। ठीक है, घनत्व वाले सवाल आते हैं। एक सवाल ये काफ़ी देखने को मिलता है, जो डेड सी होती है, मतलब नदी की बात करेगा जिसमें से नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, कि अगर उसमें से इंसान तैरता है तो क्या वो नीचे डूब जाता है या फिर ऊपर तैरता रहता है। तो वहाँ पर भी घनत्व जो है पानी का, वहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है, इस वजह से इंसान तैरता है, डूबता नहीं है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 3 हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखिए कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात करें, साइंस का प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लोग इसमें मतलब अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 3 अवयव एक्स वाई जेड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हम लोगों ने, 2 और था, 8 था, फिर 10 था। हम लोग ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करते थे, कोई भी एलिमेंट होता था किसी भी एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 4 है, मतलब यहाँ पे 4 की कमी है, यहाँ पे 2 और 7 है, मतलब यहाँ पे 1 की कमी है, यहाँ पे 2 और 1 है, तो यहाँ पे मतलब 7 की कमी है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए हम लोगों ने यही पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब भी केमिस्ट्री हम लोग 10वीं 11वीं में पढ़े थे आप लोगों ने, कि जहाँ पे कम की मात्रा हो, जहाँ पे कम डिमांड हो, वहाँ पे जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, जहाँ पे 7 है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो पूरा इसका जो है ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर जेड में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, अगर ये 1 7 को दे देंगे तो 2 के पास जो है 2 सिंगल हो जाएगा और इसकी जो इधर वाला वैकेंट हो जाएगा और 2 पूरा पूरा बच जाएगा। कहने का मतलब समझे आप। तो यहाँ पे वाई के पास ए यहाँ पे 1 दे देगा, यहाँ पे थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, 1 जो है यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 8, जो कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और यहाँ के ऑक्टेट हो जाएगा खाली, और यहाँ पे भरपूर मात्रा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी यहाँ पे आयोनिक यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा यौगिक बन सकता है, तो वाई और जेड ही तो यहाँ पे यौगिक बना रहे हैं, क्योंकि ये तो बनाएगा नहीं, इसको 4 की डिमांड है, 4 किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 4
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि YNZ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए रीड द स्टेटमेंट, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, और हिंदी में क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए। देखिए अतिसार का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंग्लिश वाले उनको हम यहाँ पे एक बार पढ़ा दें। देखिए इंग्लिश में क्या है, पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। जो डायरिया से सफर कर रहे हैं या पीड़ित है उनको पोलियो ड्रॉप नहीं देना चाहिए। क्या ये सही है? और दूसरा स्टेटमेंट कहता है पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया। पोलियो ड्रॉप्स अगर हम जो पिलाते हैं बच्चों को, जो आती है पिलाते हैं, तो डायरिया के समय जो है पोलियो ड्रॉप जैसे का तैसा निकल जाता है शरीर से बाहर, मतलब एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती है। क्या ये सही है? बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट बात करें कि जो पीड़ित मतलब डायरिया की कंडीशन में पोलियो की जो बूंदें होती है उसको नहीं पिलाई जाती। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या वो बाहर निकल जाती हैं? बात सही है। अतिसार मतलब डायरिया के समय जो पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं वो शरीर में इफेक्ट नहीं करती हैं, शरीर उनको असर नहीं करती है, वो शरीर के बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब हो गया कि S1 S2 दोनों सही है, और S1 S2 की व्याख्या ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिएगा हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिए मिलाने वाला सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जीवाणु संक्रमण, ठीक है, जीवाणु संक्रमण, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा इंग्लिश में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, और न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये सवाल जो है आपको इसको मैच करवाना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए इसको मैच करवाते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीवाणु संक्रमण। ठीक है, जीवाणु संक्रमण अगर यहाँ पे हम मैच कराने चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले का क्या हो जाएगा, तो जीवाणु संक्रमण से क्या होता है, हैजा होता है। क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, अकार्बनिक अशुद्धियाँ की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, और दूसरी यहाँ पे कार्बनिक अशुद्धियाँ। ठीक है, तो कार्बनिक अशुद्धियाँ तो एक चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि पीड़कनाशी कहते हैं इसको। ठीक है, पीड़कनाशी में होता है, और साथ ही साथ अकार्बनिक अशुद्धियाँ की बात करें ये नाइट्रेट में होता है, और जो पोषक तत्व होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है ना। मतलब आप 1 या 2 ही सही कर ले जाओ। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया कि जीवाणु संक्रमण हमने यहाँ पे हैजा पकड़ लिया। ठीक है, तो A का यहाँ पे 3 हो गया, तो A का 3 यहाँ पे है, A का 3 यहाँ पे है, बाकी के ऑप्शंस भैया गलत हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया कि कार्बनिक अशुद्धियाँ मुझे समझ में आ रहा था यहाँ पे कि जो है पीड़कनाशी समझ में आ गया। ठीक है, पीड़कनाशी आ गया, तो C का 4 इसमें है, C का 4 इसमें नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। अगर 1 या 2 ही ऑप्शंस आपको पता है ना तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात किया था मैंने ना, सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात किया जो कि कॉलरा में मिला, फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात किया, नाइट्रेट्स में मिला, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात किया तो पेस्टिसाइड्स में मिल गया, और न्यूट्रिएंट्स की बात किया फॉस्फोरस में मिल गया। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न। ये थोड़ा सा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है ना, तो इसको समझिएगा, साइंस का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखिएगा उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को यहाँ पे भरना है। पहला स्थान यहाँ पे दिया पतली भित्ति की होती है। अब यहाँ पे आपके सामने इसको देखिए, आपको याद नहीं करना है, ऐसे सवालों को याद नहीं करना होता, इस पर ऑप्शन से हमें करेक्ट करना होता है। देखिए धमनियाँ, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे A में तो हमें इन्हीं चारों में से कोई भरना है। तो इन चारों में से क्या दिख रहा है, धमनियाँ, सिराएं। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन सिराएं वाला है, तो ऑप्शन इन्हीं में से सही होगा, ना कि पहला वाला सही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग, चलिए पतली भित्ति होती है, पतली भित्ति किसकी होती है, सिराए की होती है, धमनियों की थोड़ी होती है, सिराए की होती है। तो यहाँ पे A हो जाएगा आपका सिराए। ठीक है, और जो कि 2 3 4 तीनों में है। आगे चलते हैं, और B मोटी होती है, B मोटी होती है, तो धमनियाँ क्या होती है, धमनियाँ मोटी होती हैं। तो सिराएं और धमनियाँ देखिए दोनों में कॉमन है। आगे पढ़ते हम लोग, लचीली भित्ति होती है। ठीक है, C में रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, क्या धमनियों में जो है यहाँ पे उच्च दाब में प्रवाहित होता है? बात बिल्कुल सही है, धमनियों में ही जो है यहाँ पे प्रवाहित होता है। फिर डी ऑप्शंस में आ जाते हैं कि डी में कपाट उपस्थिति है जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करती है। बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे धमनियाँ नहीं हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा सिराओं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा सिराओं। अंग्रेजी में ही देख लेते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपका वेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे थिन वॉल्स होती है, और थिक इलास्टिक वॉल जो होती है वो आर्टरीज में पाई जाती है। आर्टरीज आपकी थिक होती हैं, वेंस आपकी पतली होती हैं। फिर आर्टरीज में जो है प्रेशर में जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो ब्लड होता है हाई प्रेशर में जो है फ्लो करता है, ये भी बात सही है। फिर जो है वेंस में बात करें, वेंस में जो है फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, जो कि ब्लड होता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे है ना, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 पे 67 पे
ये जो हमने किया पिछला प्रश्न ये था हमारा 6 था, है ना, प्रश्न नंबर 6 था और 65 था, आई होप 65 था, 6 था, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7 जिसको कि 67 यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो 67 प्रश्न यहाँ पे चलिए करते हैं और यहाँ पे क्या होगा ये चीज़ बताइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक फ्यूज़ के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। अब देखिए फ्यूज़ की जब भी बात आए तो यहाँ पे जो भी आपकी चालकता होती है, जो चालकता होती है और जो आपका गलनांक होता है, चालकता और गलनांक, अगर अंग्रेजी में इसको कहा जाए तो कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अगर लो होगा तभी यहाँ पे फ्यूज़ के रूप में इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सबसे लो किसका? सी का 67 है 232। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी मीन्स की चौथा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं 68 पे। देखिए 4 टेस्ट ट्यूब लिया गया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में परख नली कहा जाता है। अब देखिए परख नली में क्या लिया गया, सबसे पहले, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए परख नली में दूध का जलीय विलयन मीन्स एक्वस सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन है। फिर टेस्ट ट्यूब सी में, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में मिल्क का एक्वस सोल्यूशन है जिसको कि जलीय विलयन कहते हैं। पी में ग्लूकोज का है, सी में कैलामीन है और डी में जो है यहाँ पे आंवला का यहाँ पे सोल्यूशन है। बात ये की जा रही है अगर रेड लिटमस पेपर चारों में डालेंगे तो किसका रंग बदलेगा, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अगर मिल्क में जो यहाँ पे दूध है, अगर दूध में रेड लिटमस पेपर आप ड्रॉप करेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा रेड। तो रेड कहाँ पे दिख रहा है? 3 और 4 में दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा रेड। परख नली बी में ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ठीक है। अगर ग्लूकोज में डुबोएंगे तो क्या कोई चेंज? कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब बी में रेड मिल गया हमको, ठीक है, मतलब लाल, ठीक। अब देखिए ऑप्शन तो 3 ही हमें मिल रहा है लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि क्या कैलामीन में जलीय विलयन होता है। बात बिल्कुल सही है। इसमें अगर हम रेड लिटमस डालते हैं तो क्या होता है, इसमें कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड से ब्लू हो जाता है। और अगर साथ ही साथ आंवले की बात करें तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता है, रेड का रेड ही रह जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आप चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 पे। प्रश्न नंबर 9 जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कौन सी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं करती है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए विद्युत अपघटन में होती है, विद्युत लेपन में यहाँ पे होती है और विद्युत चुंबकत्व तो इसमें नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पे चुंबकत्व की बात आ गई वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं आएगी, ठीक है। फिर गैल्वेनाइजेशन मीन्स की यस्दीकरण यहाँ पे भी होती है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे होती है, ठीक है। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व तो नहीं है और सारे हैं, ठीक है। प्रश्न को एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता कभी कभी। चलिएगा प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कंसेप्ट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जानते हैं आप लोग क्या होता है, जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है। पेरिस्कोप एक समझ लीजिए आप, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मीन्स की बहुपरावर्तन जिसमें होता है उसे पेरिस्कोप कहा जाता है। तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाली बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, है ना। प्रश्न नंबर 10 आई है हो गया है। यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, ठीक है। इन अ लेबोरेटरी इन विच जोन ऑफ द फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली। किस लेबोरेटरी में, किस प्रयोगशाला में अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला के किस क्षेत्र में बात करें तो अगर टेस्ट ट्यूब में, परख नली में पानी को जल्दी उबालना है तो किस क्षेत्र में जाना पड़ेगा? प्रयोगशाला के। तो पानी वाली जो भी बातें होती हैं ब्लू जोन में होती हैं, कहने का मतलब नीला क्षेत्र में होती हैं। पानी की भी जो भी बातें प्रयोगशाला में होती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 प्रश्न कहता है सॉल्यूशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ऐसा कौन सा यहाँ पे विलयन है अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते। तो कहने का मतलब ये सबसे पहले हम लोग ये ढूंढते हैं कि किसमें एसिडिटी पाई जाती है। दही में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दही में एसिड होता है, खट्टापन होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर ग्लूकोज में क्या पाई जाती है। ग्लूकोज में नहीं पाई जाती। क्या अल्कोहल पाई जाती है? नहीं, अल्कोहल में भी नहीं पाई जाती। एमिनो एसिड, इसमें नाम में ही एसिड है, मतलब ए और डी में पाई जाती है। लेकिन पूछा क्या है, डू नॉट, नहीं पाई जाती। ग्लूकोज और अल्कोहल मतलब बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ देखना है कि सीटेट में ज़्यादातर नॉट करके सवाल पूछता है, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और आप लगा के चले आओगे हाँ कौन सा है, ठीक है। चलिएगा प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए स्टेप्स यहाँ पे हैं, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। चलिएगा इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्चुअल में। प्रश्न नंबर यहाँ पे कौन सा है, ये प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं और ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा
सबसे पहले कुछ ऐसा हम लोग ढूंढते हैं कि जो कि सबसे जो शुरुआत होने वाली बात है, जैसे कि अगर कृषि कोण को धूप में रखा जाता है, ये तो प्रोसेस है। मादा रेशम कीड़े अंडे देती, बात सही है, अंडे से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मादा रेशम कीड़ा अंडा देती है, बात बिल्कुल सही है। मतलब मेरे को मिल गया बी, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ठीक है। बी सबसे पहला आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं कि लार्वा या रेशम कीड़े को स्वच्छ ट्रे में, नहीं ये प्रोसेस है। लार्वा को अंडे से निकालने के लिए अंडे को एक उपयुक्त तापमान, हाँ ठीक है। सबसे पहले जब अंडे देती है मादा रेशम कीड़ा अंडा देती है, तो फिर उसको लार्वा को अंडे से निकालने के लिए अंडे को एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी के बाद डी किस में है? चौथे में ही है, तो चौथा सही हो गया। लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा सा और प्रोसेस आगे चलते हैं। सी में है लार्वा या रेशम के कीड़े को स्वच्छ ट्रे में ताजी शहतूत के पत्तियों के साथ रखा जाता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कृमि कोष से रेशे निकाले जाते हैं, बात यहाँ भी सही है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो कृमि कोष को धूप में रखा जाता है या फिर जल में उबाला जाता है, बात ये भी सही है। फिर बात आती है लास्ट स्टेप जो है, 25 से 30 दिनों के बाद झल्ली खाना बंद कर देते हैं और इल्ली खाना बंद कर देते हैं और कृमि कोष बुनना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स हैं। अगर ये प्रश्न आए आपका जो है रेशम उत्पादन के, सबसे पहले अंडा, फिर अंडे को जो है यहाँ पे लार्वा के लिए उबाला वगैरह जाता है, शहतूत के पत्ती पे रखी जाती है, ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, बात चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 एक्चुअल में क्या रहा है, ठीक है। देखिए, कड इज अ टर्म, मतलब कि जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया गया है। देखिए, जो जुगाली वाले पशु होते हैं, सिंपल सा इतना समझिए, ये लोग खाना खाते नहीं है, निगल जाते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, निगल गए और आंशिक पाचित भोजन को, ठीक है, निकल गए और आंशिक पाचित भोजन, स्वैलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, सही बात है। पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं, ना कि फुली, ना ही इनडाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना जब भी जुगाली पशु की बात आए। चलेगा, प्रश्न नंबर 15 बात करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड 4 सोल्यूशंस, हिंदी में बात कर लेते हैं। आपको 4 विलयन दिए गए हैं, जिसमें से बेकिंग सोडा है, लवण है, विलयन है, दही है, चीनी है, ठीक है। बात करते हैं प्रत्येक विलयन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन ज्ञात करने के लिए आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है। अंग्रेजी में अगर देखें तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पता करने के लिए, जो कि आपका नमक है और बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, दही है और यहाँ पे शुगर मतलब चीनी है। तो कौन सा चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इस्तेमाल के लिए तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपका मेथिल ऑरेंज एंड चाइना रोज, तो यहाँ पे दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन एक चीज़ हमें लगाना है, तो यहाँ पे हम मेथिल ऑरेंज ही लगा देते हैं, ठीक है। लगाने के लिए दोनों लगा सकते हैं, ऐसा ये दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के समय क्या चीज़ नहीं होती है? ऑप्शंस आपके सामने है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखिएगा, जब लाइट आती है तो क्लोरोफिल, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, हरी हरी पार्ट्स होती है ना, उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो पेड़ हरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बात बिल्कुल सही है, ये सही है। पूछा डज नॉट, नहीं पूछा है, तो पहले सही वाला हम लोग कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बात बिल्कुल सही है। लाइट का केमिकल में यहाँ पे परिवर्तन होता है, मीन्स प्रकाश का रसायन ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण की बात कर लें तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता फोटोसिंथेसिस के समय। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा नहीं। जो गलत है वही सही है, ऐसा पूछा गया है। नहीं होता मीन्स कि जो यहाँ पे गलत है वही यहाँ पे सही है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे कंफ्यूज ज़्यादा करते क्वेश्चंस। बात करते हैं फ्री एंड्स ऑफ अ वायर इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल एंड अ स्विच आर कनेक्टेड बाई वन। कहने का मतलब ये है, कोई वायर है, फ्री एंड्स है, उसको सर्किट से जो है कनेक्ट किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है, स्विच उसमें भी लगाई गई है 1 बाई 1 करके। पूछा ये जा रहा है कि अगर वायर है, जो तार है 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। फिर कहा जा रहा है कि जो वायर है उसकी भैया लंबाई ज़्यादा 20 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई 5 ही है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिएगा, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ए। क्या ए के केस में हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ बी, बात बिल्कुल सही है। जितना लंबा तार होगा, डायमीटर कम होगी, तो हीट मीन्स की गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और हिंदी में अगर हम बात कर लें तो बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। संजय पुट्स एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर आफ्टर फ्यू आवर्स, व्हाट विल बी ऑब्जर्व। संजय एक है, जो कि एक बंदा है, उसने प्लास्टिक की एक खाली बॉटल को फ्रीज में मतलब रख दिया उसने, तो कुछ घंटे के बाद वो अवलोकन करता है, उसको क्या दिखता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं, जैसे कि बोतल के अंदर दाब में वृद्धि के कारण बोतल विस्तारित हो जाता है। विस्तारित मीन्स की इंक्रीज, मतलब फूल जाता है। ऐसा नहीं होता भाई साहब फूल
उल्टा उल्टा नहीं है। फिर बात करते हैं बोतल के अंदर दाब में हॉस के कारण बोतल संकुचित हो जाती है। अगर अंग्रेजी में बात करें कोलैप्स कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन दब जाता है बॉटल। जैसे ये रहा भैया बॉटल, ठीक है, फ्रिज में रखे तो ये पिचक पिचक हल्का हल्का पिचक जाता है, एकदम नहीं हल्का हल्का पिचक जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस किया हो शायद, खाली बॉटल अगर आपने जब भी रखा हो तो बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। जब भी फ्रिज में खाली बॉटल आप रखते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। वैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कोई भी सामान का ऑब्जेक्ट मीन्स अगर कुछ भी जो हम देखते हैं अपनी आंखों से उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तभी देख पाते हैं। बात बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्शन मीन्स कि ये नहीं है कि आपके शीशे की चमक जो धूप के सामने चिपकाई जाती है आपके आंख में चौना लगने लगता है, वो वाली चमक की बात नहीं हो रही है। चमक की बात ये हो रही है जो हम लोग देखते हैं, चाहे डिम लाइट हो चाहे ज़्यादा लाइट हो, हमें कोई भी चीज़ दिखती क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। बात बिल्कुल सही है, पहला यहाँ पे सही हो गया। अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज, क्या ऐसा है? नहीं, गलत बात है। कन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक वस्तु तभी दृष्टिगत हो सकती है जब वो प्रकाश से परावर्तन करे, बात सही है। उत्तल लेंस सर्वदा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, नहीं। एक आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है? इंग्लिश में क्या था? क्या ये सही है? बताइएगा आप लोग। नहीं, गलत है ना। फिर एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का उन्मुखीकरण सीधा होता है, बात बिल्कुल सही है। कन्वेक्स, यहाँ पे देखिए अवतल लेंस मीन्स की कॉनकेव की बात कर रहा है। यहाँ पे कोई भी जब रेज आती है तो अंदर यहाँ पे रियल इमेज बनती है और उस इमेज को छोटा कर देता है ना, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे ख्याल से सही हो गया और डी सही हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? ए और डी, ये देखिए ये मिल गया यहाँ पे, ए और डी हमको यहाँ पे मिल गया, ये सही है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट। अभी हमें पेडागॉजी के सवाल चलेंगे, ठीक है। अभी आपके थ्योरी चल रहे थे, अब पेडागॉजी के सवाल चलेंगे। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स कि ड्राई, सूखी हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम लेते हैं और लिटमस पेपर पे उसको डालते हैं तो रंग, शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। क्या ये बात सही है? यही आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलिएगा, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि लिटमस पेपर केवल H+ आयन और OH- आयन की उपस्थिति में रंग में परिवर्तित करता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे लेकिन पहला ऑप्शन सही है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड में शुष्क लिटमस पेपर पे रंग नहीं बदलता है। हाँ सही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप सूखी HCl डालते हो तो लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ना तो 1 सही हो जाएगा ना ही 2, यहाँ पे तीसरा आज सही होगा कि S1 सही है लेकिन S2 गलत, बिल्कुल ही गलत है, कोई तथ्य ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, कोई रीज़न ही नहीं बन पा रहा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं। कक्षा में गति का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने टिप्पणी की, ठीक है। न्यूटन का सिद्धांत बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर सकता है। इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट को देख लेते हैं, स्टेटमेंट कहता है कि न्यूटन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू वेरी स्मॉल एंड मैसिव सिस्टम्स। जो न्यूटन का सिद्धांत है वो छोटे और जो जिसमें कहा जाए कि मास जिसका होता है भारी निकायों में संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं करता, ऐसा जो है टीचर कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं दिस वाज डन बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन। ऐसा कहा जा रहा है कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, उसमें भी ये चीज़ लिखी है, ऐसा टीचर बता रहे हैं। अब बात ये है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विज्ञान को प्रकृति के किस पहलू पर शिक्षक उपयुक्त में विशेष बल दे रहा है बच्चों के ऊपर। ऑप्शंस देख लेते हैं। विज्ञान में आत्मनिष्ठता या फिर विज्ञान में अनंतिमता, इंग्लिश भी इसी साथ देखते चलते हैं ना, चलेगा। और तीसरा है विज्ञान का सांस्कृतिक अंतः स्थापन या फिर विज्ञान की मूल्य उदासीनता, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो सिद्धांत है, एक चीज़ आपको बता दें, कोई भी अगर कोई साइंटिस्ट खोज करता है तो आपने देखा होगा उस खोज को अपडेट करते हैं, कोई साइंटिस्ट फिर उसको सुधार लाता है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट कोई खोज नहीं कर पाते तो कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी सिद्धांत को अपना के उसको खोज करके निकाल देता है। कहने का मतलब ये है किसी चीज़ की खोज नहीं हुई है तो ये हम नहीं कह सकते कि आगे की खोज नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम टेंटेटिव ऑफ साइंस को यहाँ पे लगाएंगे, मतलब यहाँ पे अंतिमता, विज्ञान में अंतिमता का ऑप्शन लगेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको काफ़ी अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे कोई एग्जामिनेशंस है उसमें वैकेंसीज निकलती है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि दिस इज एन टेंटेटिव वैकेंसीज। तो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे मानना चाहिए कि ये वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब सीट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस कह सकते हैं। अगर सिद्धांत इन्होंने जो है व्याख्या नहीं कर पाए हैं तो आगे ऐसा नहीं है कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा, ज़रूर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंटेटिव वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
कि एक शिक्षिका और उसके विद्यार्थी विद्युत के संदर्भ में एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि विद्युत परिपथ में एक बल्ब प्रदीप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब उन्होंने बल्ब वगैरह जोड़ा भैया और एक बल्ब बीच में नहीं जल रहा है। फिर शिक्षिका पूछ रही है कि तुम क्या सोचते हो, बच्चे से पूछ रही है कि बल्ब प्रदीप्त क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है, आप उसे यहाँ पे प्रदीप्त करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने, अवलोकन करना या फिर निष्कर्ष निकालना या फिर परिकल्पना करना या फिर प्रयोग करना। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे अवलोकना करना, तो यहाँ पे अवलोकन करना ऐसा नहीं है यहाँ पे, और निष्कर्ष निकालना ऐसा भी नहीं है। परिकल्पना करना बात बिल्कुल सही है। हाइपोथेटिकली सोचना अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ये एक पॉजिटिव शब्द है ना, एक पॉजिटिव शब्द है। अवलोकन करना एक नेगेटिव शब्द है, आपको ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, तो निष्कर्ष निकालना ये दूसरी बात हुई, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है। यहाँ पे परिकल्पना करने की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है। हाइपोथेटिकली यहाँ पे एजम्पशंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न नंबर 83 पे चलते हैं, 23 पे चलते हैं। और यहाँ पे बात ये है कि यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ हीट, अगर हीट जो ऊष्मा है वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या कोई चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कि तापमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ के लिए जो है विद्यार्थियों की इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कार्य योजना को अपनाएंगे, मीन्स प्रैक्टिकल क्या करवाना चाहेंगे बच्चों से। इसके लिए ऊष्मा एवं तापमान के समप्रत्यय पर आधारित एक समस्या दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल करवाना, समस्या कह देंगे भाई। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने और उन्हें फिर वही चीज़, पाठ्य पुस्तक क्यों पढ़वाएंगे जब प्रैक्टिकल की बात हो रही है। विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्रेक्षण करने के लिए कहिए। बात बिल्कुल सही है। मिक्सर ग्राइंडर वाला एग्जांपल काफ़ी बेस्ट है। इसमें कुछ डाल के पीसने की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे ऊष्मा जो है बढ़ेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी मीन्स आपका तापमान में भी परिवर्तन होगा। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है। चौथा कह रहे हैं विद्यार्थियों के खाली प्लास्टिक की बोतल में, जब खाली प्लास्टिक की बोतल है तो इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होने वाला। ठीक है, चलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 की। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अन्वेषण के संबंध में सही नहीं है। अन्वेषण कहने का मतलब ये है कि रिगार्डिंग इंक्वायरी इन साइंस के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। समझिएगा, सही है नहीं पूछा, सही नहीं है ये चीज़ पूछा है। ठीक है, चलिए बताइएगा। यहाँ पे इसमें अवलोकनों का सामान्यीकरण होता है, मीन्स की इन्वॉल्व जनरलाइजिंग ऑब्जर्वेशंस। बात बिल्कुल सही है, ऑब्जर्वेशन सामान्यीकरण होता है अवलोकनों का। फिर आता है कि इसमें निष्कर्ष निकालना होता है। क्या इसमें निष्कर्ष निकालना होता है? बात बिल्कुल सही है, इंक्वायरी ऑफ साइंस में निष्कर्ष निकालना होता है। फिर क्या इसमें केवल, देखिए एक चीज़ बता दें, नेगेटिव शब्द है भैया केवल, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करते चल रहा हूँ। केवल जहाँ पे भी अगर आपके सिर्फ ओनली लग जाए तो यहाँ पे नेगेटिव शब्द है केवल। ठीक है, फिर आती है इसमें चरों का नियंत्रण होता है। बात बिल्कुल सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स को पहचानना सीखिए तो आपका सही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने आपकी आज साइंस की क्लास ली है। अगर आप कोई नीड है, जैसे आप SST की क्लास चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी अदर चीज़ की चाहते हो, इंग्लिश हिंदी जो भी चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे उसकी क्लास में लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जो भी 2023 के लेटेस्ट के सवाल यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी अच्छे सवाल आए थे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना वीडियो को, और नए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 25 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन साइंस। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के एक रचनात्मक उपागम का अध्यस्त अनुमान नहीं है। देखिए पूछ रहा है नहीं है कि मतलब नहीं है, मतलब 3 सही है, एक गलत है इसमें। ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रियता से निर्मित होता है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भों में सामाजिक अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। बात बिल्कुल सही है कि इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ ये सब पॉजिटिव शब्द हैं, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, लर्नर्स कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर पॉजिटिव है, सोशल इंटरेक्शन सब पॉजिटिव है। ठीक है, और आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के सहज विचार वैज्ञानिक रूप से गलत हैं, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। मतलब कि लर्नर्स नेव आइडियाज आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट एंड शुड बी एड्रेस्ड। ऐसा क्या है भाई, एड्रेस्ड नहीं किया जाता। देखिए नेगेटिव शब्द मिल गया, शुड बी एड्रेस, बच्चों को एड्रेस्ड नहीं करना, ये हो गया नेगेटिव शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो गया गलत, और सारे के सारे सही, और जो यहाँ पे गलत है वही सही है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 26 पे।
है ना। चलिएगा, एक कहानी के माध्यम से ये प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तीबू एक लड़की है ना, उसने बताया कि वन केवल वनस्पतियों एवं पशुओं का आवास नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग वनों में रहते हैं, उनमें से कुछ विभिन्न जनजातियां के होते हैं। तीबू ने व्याख्या की कि ये लोग मुख्य रूप से वनों पर आश्रित होते हैं। उन्हें जो वन होता है वहाँ से भोजन, आवास, जल और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वनों में बहुत सी औषधीय वनस्पतियों के विषय में उन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वनों की, औषधि की और भोजन की, जल की, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की विधियाँ को समझना। देखिए, उपर्युक्त उद्धरण विज्ञान के शिक्षण के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को उजागर करता है, जो कि यहाँ पे बात हुई है। तो इनमें से किस चीज़ को उजागर करता है, तो ऑप्शंस में आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे है कुछ नहीं है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर्स आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। पर्यावरण के संबंध में स्थापित करना स्थानीय एवं वैश्विक दोनों। पर्यावरण से संबंध स्थापित करना, स्थानीय और वैश्विक दोनों, बात बिल्कुल सही है। संबंध स्थापित करने की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखना, बात बिल्कुल सही है, सामाजिक उद्यम को। ठीक है, मीन्स कि आपको पॉजिटिव शब्द लेना है, पॉजिटिव शब्द लेने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट हो गया, मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला मैच कर गया। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे, है ना। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए काफ़ी गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर जब भी बात होती है तो लोग यही कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका सूत्र कणिका कोशिका का बिजली घर है ना, यही बात आती है। तो क्या ये कोई प्रिंसिपल है, या कोई लॉ है, या कोई ऑब्जर्वेशन है, या कोई एनालॉजी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ये एक अनुरूपता इसको कह सकते हैं, ना कि नियम, ना कि सिद्धांत, ना कि प्रेक्षण। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 28 पे चलता है। साइंटिफिक थ्योरीज में बी इन कमेंसुरेबल, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, कि वैज्ञानिक सिद्धांत असममेय हो सकते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट 1 था, एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रत्यय उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भित हैं। ठीक है, दोनों में से आपको यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए बात हुई वैज्ञानिक सिद्धांत असममेय हो सकते हैं, क्या इनकमेंसुरेबल हो सकते हैं साइंटिफिक थ्योरीज, बात बिल्कुल सही है। फिर आता है कि एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रत्यय उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिसे वे संदर्भित हैं, बात ये भी सही है। तो मतलब S1 और S2 यहाँ पे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 पे चलते हैं। और 29 यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 है कि हाँ, टीचर, यहाँ पे निम्न में से विज्ञान एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं बताता है, मीन्स कि वही ढूंढना इसमें कि एक गलत है और 3 सही है। शिक्षक अधिगम की प्रोन्नति के लिए विविध शिक्षण अधिगम उपागमों का उपयोग करता है शिक्षक, बात बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षार्थियों को समूह कार्य और संयोगात्मक सहयोग करके अधिगम में व्यस्त रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये सब पॉजिटिव शब्द है ना, पॉजिटिव शब्द जैसे कि टीचिंग लर्निंग अप्रोच, प्रमोट लर्निंग पॉजिटिव शब्द है ना, एंगेज लर्नर्स पॉजिटिव शब्द है, ग्रुप वर्क पॉजिटिव है, कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉजिटिव है, टीचर डिजाइंस यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोचेस फॉर पैरिटी अमंग लर्नर्स, है ना। क्या ऐसा है क्या? हिंदी में पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है, ये गलत है। चौथा चलते हैं, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर पर आधारित शिक्षक वैयक्तिक शैक्षिक योजना विकसित करता, बात बिल्कुल सही है। सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, सबकी यहाँ पे जो समझने की क्षमता होती है अलग होती है, और उनका उसी तरीके से अवलोकन यहाँ पे करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर पर आधारित शिक्षक वैयक्तिक शैक्षिक योजना विकसित करता है। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे आपका 3 गलत हो गया, मतलब जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा था। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर चलते हैं 30 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। और यहाँ पे बात कर लें अगर, तो कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को दाब का शिक्षण करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा का सामना कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है। गहराई के साथ तरल में दाब में वृद्धि होती है, या फिर प्रारंभ अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है, या फिर तापमान के घटने के साथ गैस में दाब में वृद्धि होती है, या फिर दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के घनत्व के समानुपाती है। देखिए इसमें से कौन सा सही है ये ढूंढना हमको, है ना। तो देखिए गहराई के साथ तरल के दाब में वृद्धि होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ब्रह्म में अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है, ऐसा नहीं है, दाब है। तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है, सही है। जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ पे गैस के दाब में वृद्धि होती है। काफ़ी अच्छा एग्जांपल था, फ्रिज में खाली बोतल रखी हुई, ठीक है। तो ये हो गया सही। दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब वायु के घनत्व के समानुपाती है, नहीं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात किया जा रहा है, क्या वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 30 प्रश्न और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने मन में कितने सवाल सही किए ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आप चाहते हो ये कमेंट करिएगा। अगर स्पेशल वीडियो आप लोग चाहते हो, क्योंकि एग्जाम्स में 4 दिन बचे हैं और एडमिट कार्ड की डिटेल की जो अपडेट है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर डाल दी है। और साथ ही साथ फिर कल आपकी साइंस की इसी तरीके से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी ऑनलाइन 2023 में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और अगर समय बचा तो मैथमेटिक्स की भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।